अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अभी हमने जो समझा उसका मतलब क्या होगा? ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। जो अभी हमने समझा उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया, यदि हम किसी वस्तु पर दबाव डालें, यदि हम किसी वस्तु पर दबाव डालें तो उसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है, उसका आकार जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। और उस दबाव के कारण होने वाले आकार, जो आकार परिवर्तन होगा उससे क्या हो जाएगी, अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब क्या? अभी तक आपने जो देखा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये वाला जो उदाहरण था वो अवस्था में परिवर्तन क्या के कारण हो रहा था? तापमान के कारण हो रहा था। अब यहाँ पर जो दूसरी मैंने उदाहरण लिया, एलपीजी का उदाहरण के साथ लिया, उसमें परिवर्तन काय के कारण से हो रहा है? दाब के कारण से हो रहा है, प्रेशर के कारण से हो रहा है। यदि हम किसी वस्तु का अगर तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था बदली जा सकती है, या फिर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, यदि हम दाब में कोई परिवर्तन करें, प्रेशर में कोई परिवर्तन करें, तो भी वस्तु का आकार जो है वो बदला जा सकता है, या सॉरी अवस्था जो है वो बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ना, उसमें क्या करा जाता है, जब गैस को भरा जाता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही जो है वो कई जो बाहर की कंट्रीज हैं, जैसे अपन यहाँ पर पेट्रोल बोलते हैं ना, जैसे हम अपने यहाँ गैस को जो पेट्रोल बोलते हैं ना, पेट्रोल स्टेशन पे बोलते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, वैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ पर पेट्रोल नहीं बोला जाता है, वहां पर बोलते हैं गैस भरवा लाओ, गैस भरवा लाओ। उसका बोलने का रीजन जो है वो कॉमन सा है और सरल भी है। यदि आप पेट्रोल को कर खुला छोड़ देते हो, देखते हो ना कि वो भाप बन के उड़ जाता है, वो भी जो है वो गैस की फॉर्म होती है। जब उसको जो है वो पेट्रोल को जो है वो गैस टंकी में डाला जाता है, मतलब अपनी पेट्रोल की टंकी में डाला जाता है, वो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका जो है वो एक तरह से गैस की भांति कार्य कर रही होती है। जब वो इंजन में जाती है ना, पेट्रोल जब इंजन में जाता है तो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो गैस के फॉर्म में ही होता है। जो उसका जो प्रोसेस चलती है, मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में इंजन कैसे काम करता है, कभी टाइम मिला तो, है ना, उसको आप लोग का काम है, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। वो आज जब बताऊंगा मैं आपको तब बताऊंगा कि पेट्रोल एक कैसे गैस की भांति, गैस के निर्माण के कारण से कोई इंजन चलता है ना, वो आपको पता चलेगा तब। अभी के लिए कितना जरूरी है? अभी के लिए केवल ये जरूरी है कि यदि हम किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ साथ उसकी अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी अवस्था परिवर्तन संभव है। तो हमने जो है वो पूरा टॉपिक अब खत्म कर दिया है। वो टॉपिक क्या क्या है? वो टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। क्या पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है? तो बिल्कुल बदली जा सकती है। उसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम तापमान में परिवर्तन करें, या उसके अलावा हम दाब में परिवर्तन करें, प्रेशर में परिवर्तन करें, तो बिल्कुल पदार्थ की अवस्था जो है वो बदली जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ, डायग्राम बना हुआ है, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। अंतरा रूपांतरण मतलब कि उसमें अंदर ही अंदर चेंज हो जाना। जब कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, जब कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं संगलन, उसको हम बोलते हैं संगलन। यदि कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, आप पानी का उदाहरण याद रखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसको क्या बोल रहे हैं। देखो, ठोस से कन्वर्ट हो रहा है काय में, द्रव में, बर्फ से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सी क्रिया? संगलन की क्रिया हो रही है। वो पानी बन गया, पानी से क्या बन रहा? भाप बनता है, गर्म करेंगे तो भाप बनता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वाष्पीकरण। पानी से भाप बनना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। देखो, यहाँ मैं पानी का उदाहरण ले रहा हूँ, सच्चाई जो डेफिनेशन होगी वाष्पीकरण की वो क्या होगी? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बाद अब वो गैस बन गई, भाप बन गई, गैस से वापस अगर हम उसको ठोस बनाना चाहें तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन, है ना। तो आपको याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऊर्ध्वपातन कहलाती है क्या? गैस से वापस ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठोस से गैस अवस्था में अगर परिवर्तन किया जाए वो भी क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब गैस से द्रव बनाई जाती है उसको बोलते हैं संघनन। गैस से क्या बन रही है?
द्रव बनाया जाता है उसको बोलते हैं संघनन। ये दोनों प्रक्रिया जो है वो बादल निर्माण के काम आती हैं, या फिर जो पानी गिरता है वर्षा कैसे होती है उसमें दोनों टर्म यूज की जाती है, वाष्पीकरण और संघनन। वो आपको बहुत बाद में चर्चा होगी उसके बारे में, लेकिन अभी आपको याद रखना है संघनन वर्ड। संघनन किसको बोलते हैं? जब गैस से क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, उसको हम बोलते हैं संघनन। द्रव से यदि हम ठोस बनाए, द्रव से ठोस बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? जमना बोलेंगे। पानी जम के क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठोस से द्रव बनाना क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा। द्रव से गैस बनाना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। गैस से ठोस बनाना वापस क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। इसका उल्टा करें, ठोस से गैस बनाना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। गैस से द्रव बनाना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। द्रव से ठोस बनाना क्या कहलाएगा? जमना कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। इस पे से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, डायरेक्ट आपसे कोई पूछ सकता है या क्वेश्चन पेपर में मैं पूछ सकता हूँ कि बताइए द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको याद रखना बर्फ का उदाहरण। द्रव बोले तो पानी, गैस बोले तो भाप। पानी से भाप बना रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? तुरंत आपके दिमाग में आएगा वाष्पीकरण बोलते हैं। यदि उसको बोल रहे हैं, यदि आप अगर इसका उल्टा बोल दिया कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस क्या होती है? भाप होती है, उससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं काय में? द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो संघनन कहलाएगा। ऐसे ही उल्टे सीधे आपसे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो है उसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि बताइए, कोई विधि समझाइए जिसके तहत जो है वायुमंडलीय गैस मतलब हमारे आसपास जो गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 75% अराउंड है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन आती है, 20% अराउंड है। बाकी की गैसेस जो है वो बहुत कम कम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे वायुमंडल में। उनको बोल रहे हैं द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि समझाइए। तो संपीड़न एक बहुत अच्छी विधि है, कंप्रेशन जिसको बोलते हैं, जो अभी आपको समझाई मैंने कि संपीड़न एक विधि है जिसके तहत जो है वायुमंडलीय गैसों को काय में कन्वर्ट किया जा सकता है? द्रव अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना। इसके बाद जो है वो दाब परिवर्तन का प्रभाव हो गया। आज की क्लास के लिए जो था, मैं जितना टॉपिक लेके आया था वो आज इधर ही खत्म होता है। इसके बाद जो आएगा कॉन्सेप्ट वो आएगा प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करना है हमें। तो उसके लिए जो है वो मैंने स्लाइड बनाई तो थी, 2 मिनट में इसमें होगी। ये सारी चीज पढ़ चुके हैं हम। हाँ जी, जो प्लाज्मा और बीईसी के बारे में दिया हुआ है बुक में, कुछ ऐसा दिया हुआ है। मैंने बुक का बिल्कुल एज इट इज छाप दिया हुआ है ना। इसको आप पढ़ लोगे, मैं समझा अपनी मर्जी से रहा हूँ। प्लाज्मा क्या होता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट या बीई कंडेंसेंट भी बोलते हैं इसको, या बीईसी भी बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये सारी दोनों और अवस्थाएं हैं। अभी तक हमने 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी, और वो 3 अवस्था ही सबसे ज्यादा जो है वो फेमस है। ये जो 2 अवस्था आई हैं ये बहुत हमारे आसपास जो है वो बहुत कम मात्रा में हो रही है, जिसमें से बीईसी तो ना के बराबर है। बीईसी का यूज जो है वो बहुत कम किया जाता है, केवल उसकी अवस्था होती है, इसके कारण से उसको पढ़ना पड़ता है। प्लाज्मा हालांकि हमारे आसपास जो है वो यूज किया जाता है, बिल्कुल उसका यूज करते हैं। तो वो जरूर है, लेकिन बाकी जो है जो प्लाज्मा है उसका यूज करते हैं, बीईसी का यूज जो है वो नहीं करते हैं। तो अब जो है अब नॉर्मली वैज्ञानिक जो है वो 3 की जगह 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। प्लाज्मा क्या है और बीईसी क्या है? तो प्लाज्मा जो है उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। वो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्ले करूंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए वो चीज। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप। अ, 2 मिनट। हाँ, अब मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको।
प्लाज्मा क्या होता है उसके लिए ये वाला वीडियो है। ऑडियो शायद नहीं आ रहा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की वर्किंग बता रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब कि जो आपकी ट्यूबलाइट होती है ना, जिसको आप ट्यूब बोलते हैं, ट्यूबलाइट बोलते हैं, उसकी वर्किंग दिखा रहा है। उसमें याद है आपको, अगर ट्यूबलाइट होगी घर में तो उसमें एक चौक होता है, तो जो नीचे लगा हुआ है ना, ये चौक की भांति काम कर रहा है। ऊपर जो है ये विद्युत सप्लाई दे रहा है आपको। वो सप्लाई जो है वो यहाँ से आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है। तो करंट कैसे आता है, कैसे चौक और उसका सर्किट काम करता है, वो इसमें दिखाया गया है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इस ट्यूब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट लगे हुए रहते हैं। जो किनारे होती है ना, वहां पर टंगस्टन जो है वो धातु होती है। टंगस्टन धातु के जो है वो फिलामेंट मतलब कि तार लगे हुए रहते हैं, दोनों साइड लगे हुए रहते हैं। जब विद्युत धारा इसमें से आती है तो आपको बहुत जल्दी ये जो येलो डॉट मूव करते हुए दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को के फ्लो को दिखा रहे हैं, विद्युत धारा के फ्लो को दिखा रहे हैं। तो विद्युत धारा जो है वो आप ध्यान से देखोगे, इस वाली लाइन से आती हुई, माउस दिख रहा होगा आप सभी को, ऊपर वाली लाइन से आती हुई नीचे आती है और इस तार में घूमता है। फिर इस इधर से आते हुए इलेक्ट्रॉन इसमें से होकर जाते हैं, फिर एक बार फिर से तार में, इस साइड वाले तार में घूमता है और वापस चले जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से इसको। स्मॉल नियॉन लैम्प हीट अप एंड बायोमेटेलिक स्विच। तो ये वाला जो है वो बायोमेटेलिक स्विच होता है। बहुत ज्यादा हैवी शब्द है आपके लिए समझने के लिए अभी, लेकिन अभी एक काम याद रखिए, आप केवल एक स्विच जैसा होता है जो कि जो है वो गर्म होता रहता है, वो भी जलता रहता है वहां पर, है ना। तो आप देखोगे ट्यूबलाइट में, एक पुरानी ट्यूबलाइट में, अभी नई वाली है तो एलईडी वाली आ रही है, पुरानी ट्यूबलाइट जिसमें गैस भरी जाती थी, अभी एलईडी वाली आ रही है, अभी बिल्कुल देखना बेकार है। मैं पुरानी ट्यूब की बात कर रहा हूँ। उसमें जो है एक वो बल्ब जैसा लगा रहता था, वो जो है वो नियॉन बल्ब होता था, एक स्विच की भांति काम करता था वो, है ना। और एक यहाँ पर ऐसा मेटेलिक स्विच भी लगा, वो भी लगा रहता था। ये मैग्नेटिक, जब भी ऐसा एक वो जो बोलते हैं फ्यूज जैसा लगा हुआ रहता था, उस फ्यूज को जो है जब भी वोल्टेज ज्यादा होता था, वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये वाली चीज जो है वो ट्यूब को खराब होने से बचा लेगी, है ना। और वोल्टेज वोल्टेज के कारण से क्या होता है, उस ट्यूब के अंदर गैस भरी रहती है। जो अभी व्हाइट कलर की हुई थी ना ट्यूब, ये व्हाइट कलर की क्यों हुई, जब करंट इसमें से आता है, इस तार में से होकर गुजरता है, तो इस ट्यूब में गैस भरी रहती है। नॉर्मली वो गैस जो है वो नियॉन गैस होती है ना। कोई भी अक्रिय गैस भर देते हैं, वो नियॉन गैस में जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, तो वो जो नियॉन गैस है वो प्लाज्मा का निर्माण करती है। आयोनाइज हो जाती है टेम्परेचर राइज होने के कारण से, आयोनाइज हो जाती है और प्लाज्मा का निर्माण करती है। और वो प्लाज्मा कैसा होता है, चमकीला होता है, वो चमक उत्पन्न करता है, जिसके कारण से ट्यूब क्या होती है, चलने लगती है या हमको प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। बाकी की काम जो है वो अपने काम के नहीं है ज्यादा। अभी 9th क्लास के हिसाब से आपको केवल ये समझना है कि उसके अंदर एक गैस भरी रहती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होती है, वो गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है और प्लाज्मा का निर्माण करती है। ये चौक के बारे में बता रहे हैं, बाकी चौक हो या फिर उसका जो स्विच होता है बायोमेटेलिक स्विच, उसका आपसे अभी लेना देना नहीं है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी क्रियाविधि एक अपना एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। अगर अगर ये यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर चौक ना हो, चौक होता है ना उसमें, वो जो यहाँ पर बायोमेटेरिक स्विच होता है और यहाँ पर एक वो लगा होता है, अगर वो दोनों ना हो तो क्या होगा, विद्युत धारा लगातार आती रहेगी और इस गैस को आयोनाइज करती जाएगी, और आप देखिएगा रोशनी बढ़ती जाएगी, एकदम से बहुत बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्यूब जो है वो साइड से काली हो जाएगी और आखिरी में क्या होने वाला है, वो टूट जाने वाली है ना। अगर चौक नहीं होगा तो ट्यूब के साथ ये होने वाला है। और नॉर्मली ऐसा होता भी है। क्या होता है, जब भी हम जो है वो हमारा चौक खराब हो जाता है, जब भी हमारी ट्यूबलाइट का चौक खराब हो जाता है, तो आप देखोगे घर में जो है वो ट्यूबलाइट किनारों से काली होने लगती है ना। यदि चौक खराब हो गया उसके बाद भी आपने उसको कनेक्ट कर दिया कैसे भी, उसकी चौक की जगह शॉर्ट सर्किट करके उसको कनेक्ट कर दिया, तो ट्यूबलाइट एकदम से तेज जलेगी, एकदम से तेज जलेगी और कैसी हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो वो चीज जरूर ऐसा होता है, चौक उसकी रक्षा करता है। लेकिन हमारी बात, सीखने वाली बात क्या थी, हमारे हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है यहाँ पर, हमारे लिए सीखने वाली बात है कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है
वो एक ऐसी अवस्था है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है वो गैस के कण, नॉर्मली गैसीय अवस्था है ना, इसको आप गैस के रूप में बोल सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साहब, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीन में कुछ लिख के नहीं बता सकता आपको, चलो लिख के कैसे नहीं बता सकता, बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आगे आपके पास लिखा हुआ कि ये जो है वो गैसीय कण होते हैं, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब अथवा नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर, नियॉन गैस के फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम में अन्य गैस होती है। खैर इसको जाने तो, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझो। जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो है वो क्या होती है, गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस होती है। जब भी उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण से क्या होता है, वो गैस जो है वो आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत मतलब उस पर आयंस आ जाते हैं। आयंस क्या होते हैं, थोड़ा सा वेट करो, अगले तीसरे चैप्टर में जो है वो आयंस के बारे में चर्चा होगी। अभी आप केवल ये याद रखो कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो आयनीकृत भी हो जाते हैं और प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। मेन बात ये है, आयनीकृत होकर काय का निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। जब वो प्लाज्मा बनाते हैं तो वही प्लाज्मा जो है वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है और चमक उत्पन्न करता है। उसी प्लाज्मा के कारण जो है वो हमें जो है वो ट्यूब से लाइट प्राप्त होती है। वो अवस्था कहलाती है प्लाज्मा की अवस्था। तो प्लाज्मा जो है वो गैसीय अवस्था, एक तरह से गैस ही है। जो अगर ट्यूब के अंदर आप देखोगे जो चमक रही है ट्यूब, वो क्या है, वो गैस ही चमक रही है, नियॉन गैस होती है जो कि क्या हो रही होती है, चमक रही होती है ना। तो वो अक्रिय गैस होती है जो कि आयनीकृत होकर क्या बना लेती है, प्लाज्मा का निर्माण करती है और जो है वो चमक उत्पन्न करती है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जो प्लाज्मा है ये कहाँ का यूज किया जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि तारों की जो चमक होती है, तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, जैसे सूर्य हमारा एक तारा है, सूर्य की जो चमक है या तारों की जो चमक होती है, उनका खुद का प्रकाश होता है, वहां पर खुद ही जो है वो विस्फोट हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं वो लोग। वो गर्मी के कारण से क्या होता है, वहां पर अक्रिय गैस जो रहती है वो आयनीकृत हो जाती है और प्लाज्मा का निर्माण करती है। तो तारों के चमकने का कारण जो है वो तारों का टिमटिमाना नहीं, याद रखिए, टिमटिमाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टिमटिमाने के लिए अलग रीजन है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश उत्सर्जन करने की क्रिया। तारे जो है उनका खुद का प्रकाश होता है, वो खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहे होते हैं। वो किस कारण से कर रहे होते हैं, वो प्लाज्मा के कारण से ही प्रकाश उत्सर्जित कर रहे होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि तारों में जो चमक होती है वो किसके कारण से होती है, प्लाज्मा के कारण से होती है। इतना आपको प्लाज्मा के विषय में याद रखना है। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है वो आखिरी टॉपिक जो है वो है बीईसी। बीईसी क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में आपने देखा, प्लाज्मा जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाता है। अत्यधिक ऊर्जा बोल रहे हैं ना, अत्यधिक ऊर्जा मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो 1920 में जो है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने ही एक और पदार्थ की अवस्था की कल्पना करी। इन्होंने बना नहीं पाए थे उस टाइम, जो है वो मौजूद नहीं थी चीजें, इसके कारण से सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन जो है उस टाइम बना नहीं पाए बीईसी को। लेकिन इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चल के एक पदार्थ और ऐसा होने वाला है जिसमें जो है पदार्थ की अवस्था मालूम चलेगी हमको। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो है आपको दिख रहा है, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। जो टेम्परेचर देखो, एनर्जी लिखा हुआ है, ऊर्जा, जब ऊर्जा हाई होती है तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था मिलती है, और जब ऊर्जा लो होती है वहां पर जो है हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था मिलती है। मतलब क्या, मतलब ये कि जब पदार्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है, और अगर हम किसी कम की बात करें, कम की मतलब बहुत ज्यादा कम, पृथ्वी पे वो संभव ही नहीं है ना, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल भी नहीं है। तो अंतरिक्ष में है वो, अंतरिक्ष में यदि बात करें तो वहां पर टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है। उस अवस्था में पदार्थ की नई अवस्था का पता चला, जिसे बीईसी बोलते हैं, और पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो वैज्ञानिकों के नाम पे है, भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने जो है प्लाज्मा, सॉरी, बीईसी की एक पदार्थ की पांचवी अवस्था की कल्पना करी थी, जिसे जो है वो बाद में अभी जो है वो अभी कुछ साल पहले जो है वो बनाया जा सका। वो स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे आप वो पढ़ सको। आज के लिए जो था काम इतना ही था। इसके अलावा आज का जो आपका होमवर्क है वो कुछ खास है नहीं आज बताने के लिए आपको, होमवर्क के लिए होमवर्क रहने दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर कुछ होमवर्क होगा तो करने के लिए आपको।
है ना, और मेरी 10 बजे से दूसरी क्लास है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हो। उसकी लिंक जो है ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि 10वीं की क्लास है, 1 घंटे, तो उसके बाद ही डाल पाऊंगा मैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय। जय गुरुदेव सभी को।